सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके बीच मुझे पहले आ जाना था। सुन लो। मैं आभार व्यक्त करूँगा आप सभी को जो यहाँ आए। यहाँ जो आप आए हो मेरे विश्वास पे नहीं आए हो। यहाँ जो आप आए हो ऐसे काबिल नौजवानों को आशीर्वाद देने आए हो। ये इनकी ऊर्जा, ये इनकी ताकत, ये इनकी पहचान मजबूत रहे, यही हम सबकी प्रार्थना है। सुन लो भाई वर्जित, आप तो दिन भर कर सकते हो। 100 तक तो मैं भी लगा लूंगा, उसके बाद रुकना पड़ेगा मुझे। आप जो यहां आए हो इसलिए भी आए हो कि आप इस मुद्दे को समझ चुके हो। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यहीं से 10 किलोमीटर दूर है सैदपुर गांव। नाम भी बुलंद है और इस जिले का काम भी बुलंद रहा। हर गांव में मिल जाएंगे आपको लोग, घर घर हैं। यहां इस भीड़ में मैं पूछूं कि कितने एक्स सर्विसमैन हैं तो कई हाथ खड़े हो जाएंगे। यहां एक्स सर्विसमैन है, यहां हो गए खड़े। यार कितने साल ड्यूटी दीजिए आपने? युद्ध में लड़े हो 1971 में। क्या जब आप भर्ती हुए थे आपको मालूम था कि इतनी तनख्वाह मिलेगी? मैं सुन रहा हूं। तनख्वाह का मसला नहीं है, ये तो एक अजीब सा जुनून है गांव में। ये सोच के कोई फौज में भर्ती नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा। ये सोच के भर्ती होता है कि मैं क्या देश के लिए कर सकता हूं, दे सकता हूं। और ये भावना सब में नहीं होती। ये किसान की पीढ़ियां हैं, किसान के परिवार के लोग हैं। खेती का काम भी जोखिम पड़ा है। जब आप खेत में जाते हो, पैदावार करते हो, इतनी मेहनत करते हो, आपको मालूम नहीं होता क्या भाव मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं गलत समय पे ओले पड़ जाते हैं, बारिश पड़ जाती है, फसल खराब हो जाती है, रोग लग जाता है। और कितने खर्चे होते हैं अब खेती में, आप कभी बैठ के हिसाब भी नहीं लगा पाते हो। कोई फायदे का सौदा नहीं दिख रहा लोगों को। उसी तरह से जब सेना में कोई जाता है तो हिसाब किताब करके नहीं जाता। लेकिन आप जैसे वीरों का सम्मान तो होना चाहिए ना। अगर सभ्य समाज में जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, आप जैसे सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं हमारे लिए, और हम इनकी कदर ना करें तो क्या ये देश आगे जाएगा, विकसित हो पाएगा? मेरे तो घर के परिवार के कई लोग हैं, मेरी जानकारी में नहीं, शायद कोई देश का कोई और प्रधानमंत्री हो जिसके पोते वायुसेना या सेना में हो। मेरे कई भाई हैं वायुसेना में रहे, मेरे खुद फूफा रहे मेजर जनरल सिंधु जी। और आज मेरे विशेष आग्रह पे हरियाणा से चल के आए मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप सब भी बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि हम जैसे लोगों पे तो सत्ताधारी इल्जाम लगा सकते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं, कोई वोट का मसला नहीं, लेकिन हम आपके बीच क्यों आए? मजबूरी में आए हैं। मैं सोच रहा था मैं राज्यसभा का शपथ लूंगा और आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछूंगा क्या काम आपको कराने हैं, या आम की फसल चखूंगा आपके बाग में बैठ के, कहीं आम खाऊंगा, कहीं दूध पीऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा। लेकिन ऐसे समय पे, ऐसे मौसम पे हम पंचायत करने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन फिर भी जो लालची लोग हैं, जो आर्मी में मिलावट करना चाहते हैं, व्यापारी के एक चश्मे को देखकर कटौती करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं आर्मी में,
वे लोग हम पे कह सकते हैं कि इनको कोई राजनीति दिख रही है, लेकिन अगर मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी कोई बात कह रहे हैं, क्या इनका कोई स्वार्थ इससे जुड़ा हुआ है? वे अपनी समझ के अनुसार कह रहे हैं। देश के आगे क्या, समाज के आगे क्या खतरे बन सकते हैं, मुझसे बेहतर उनको ज्यादा समझ है, आपको ज्यादा समझ है। देश की सुरक्षा के क्या मायने होते हैं, कैसे बचाव करते हो आप लोग। लेकिन अफसोस है कि आज राजगद्दी पे बैठे लोग आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। आपने उनको बनाया है, गांव-गांव ने उनको ताकत दी है, लेकिन गांव की मूल भावना को आज तक वो समझ नहीं पाए। किसान आंदोलन देश भर में क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि आपको समझ में आई बात कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। मेरी बात नोट कर लेना, ये अग्निपथ, अग्निवीर, ये भी आपकी रोजी रोटी और भविष्य का भी सवाल है और हमारे ग्रामीण समाज के अस्तित्व का सवाल है। नौजवानों को तो डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र में जितने लोग मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनकी ड्यूटी है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। लेकिन वो भी ध्यान कर लें, आज जो सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मिलावट करना चाह रहे हैं, कल को यही मिलावट आपके साथ होगी। पुलिस कर्मियों को कहा जाएगा कि 4 साल आपको अपनी जो यूनिफॉर्म है उसको धुलवाना है, उस पर कलफ लगानी है, उसको इस्त्री करनी है और 4 साल बाद वो यूनिफॉर्म उतार के लौटानी है, क्योंकि ठेके पे आपको रखा जाएगा। और जिस दिन ऐसा नियम आएगा तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। लगातार यही पतन हो रहा है और मोदी जी को देश में कोई समझाओ ना समझाओ, मैं समझ गया हूं। वो जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको मालूम नहीं होता कि कहां क्या खतरे हैं, कहीं भी हाथ डाल देता है, उसी अंदाज में वो काम करते हैं कि देखूं तो क्या होता है। बिजली का तार पकड़ लेंगे कि करंट लगता है कि नहीं। इसलिए मैं आपके यहां पंचायत कर रहा हूं। जब कोई पंचायत नहीं कर रहा, जो चुनाव हार गए वो पस्त हैं, जो चुनाव जीत गए वो मस्त हैं, लेकिन लोकदल का कार्यकर्ता आपके बीच है। मैं आपका करंट लेने आया हूं, ठीक जैसे मोदी जी दिल्ली में बैठ के आपका करंट ले रहे हैं और आपको करंट दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये जो नया हमने एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया है, कहां तक हम सफल होते हैं। अगर कोई विरोध नहीं होगा तो कल को सड़कों पे मैं कहूंगा नाचो, तो देश की जनता नाचेगी। आज हालात ये हैं कि आपकी जेब कटेगी और बीजेपी का वर्कर आपके बीच में आके कहेगा बहुत अच्छा हुआ आपकी जेब कट गई, तनाव खत्म, टेंशन फ्री रहो। बार बार आपका हाथ जेब पे जाता था कि बटुआ कहां है, बटुआ कहां है, जेब कट गई, कोई बात नहीं, मौज करो, मोदी जी ने तोहफा दिया है। ऐसा तोहफा तो अंग्रेज भी नहीं दे गए कभी। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह जी ने कहा कि देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ मत करो। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देश की सेना मरने के लिए नहीं, मारने के लिए बनाई जाती है। देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ मत करो। मुझे नहीं सुनना चाहते मोदी जी, तो कम से कम ऐसे सेनाधिकारियों को तो सुनो जिनको देश ने सम्मान दिया है, जिनको सर समाज में इनकी इज्जत है। उन्होंने हमारे लिए खून दिया है, कल को हमें खून देना पड़े उनके लिए हम खून देने को तैयार हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों का सम्मान अगर हमारा समाज नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये क्रांति का वक्त है, ये संकट की घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है। जिन लोगों को आपके पसीना बहाने से बू आती है, दिक्कत आती है किसान को गले लगाने से, वे लोग आज एयर कंडीशन कमरे में बंद हैं और वहीं मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू देंगे और कहेंगे कि वाह 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 बहुत क्रांतिकारी कदम है, रिफॉर्म आ गया। रिफॉर्म कोई कड़वा शब्द तो नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब सुधार होना चाहिए। सुधार का मतलब आपको फायदा।
कोई ऐसी नीति हो, कोई ऐसा कानून हो जिससे आपको फायदा ना हो, उसे रिफॉर्म नहीं कह सकते, सुधार नहीं कह सकते। वे दमनकारी नीति है, अहंकारी नीति है। आपसे किसी ने पूछा था क्या? मन की बात में किसी ने चिट्ठी तो नहीं भेजी थी मोदी जी को? बताओ नौजवानों। नहीं, देखता हूं कभी कभी नागपुर की चिट्ठी, कभी पुणे की चिट्ठी, कहां कहां की पढ़ते हैं वो। आपने बुलंदशहर से किसी ने चिट्ठी तो नहीं भेजी थी कि हमें अग्निवीर बनना है? और ठीक कहा बिशंबर जी ने, सेना सेना होती है। ये नए नए नाम क्या दे रहे हो? कल को अगली भर्ती करोगे, अग्निवीर पार्ट 2 कर दोगे, अग्निपथ पार्ट 2 कर दोगे। कोई फिल्म है? ये अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं बना रहे हो आप। नाच गाने का काम नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। आपसे पूछ के नहीं किया गया। सेना के जितने जानकार लोग हैं, और मैंने खुद वीके सिंह को सुना था, जब दोपहर में वो तैयार नहीं थे, उनसे पूछा गया कि ये नई योजना है, आपके क्या विचार है? कहते देखना पड़ेगा क्या परिणाम होते हैं। और शाम को टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के वो कह रहे थे, गुणगान कर रहे थे कि वाह वाह बहुत अच्छी योजना है। पूछा नहीं उनसे, उनको मालूम नहीं था। उनके पार्टी में हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं, सांसद हैं। अपने सांसदों की राय प्रधानमंत्री नहीं ले रहे। मैं आज आपकी राय लेने आया हूं। अगर आप कहोगे लड़ तो मैं लड़ूंगा, अगर आप कहोगे आराम से घर बैठ तो मैं बैठने को तैयार हूं। पूछना चाहता हूं आपसे, यह कोई छोटा मसला नहीं है। सीधे सीधा हिसाब लगाओ, 15 साल की नौकरी बेहतर होती है, 4 साल की नौकरी बेहतर होती है। शादी नहीं होगी, लोग कहेंगे पक्की वाली लाओ पहले। ये भाजपा वाले कह रहे देखो इतने अच्छा काम कर दिया, नौकरी दे रहे हैं मोदी जी, नौकरी दे रहे हैं। 2019 में सारे 80,000 भर्ती हुए थे। अब सरकार कह रही है कि 4 साल बाद हम 15,000 को भर्ती करेंगे। यानी पहली पक्की भर्ती 2019 के बाद 2026 में होगी। 2026 तक एक नौकरी नहीं है। नौकरी मत मानो इसको, ये नौकरी नहीं है। 2026 में 15,000 लोगों को नौकरी देके मोदी जी कह रहे हैं 19 में 80,000 दिए, 26 में 15,000 देंगे। वाह, ताली बजाओ। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है। आप तो मुझे ऐसे ही फॉलो कर रहे हो जैसे भाजपा वाले मोदी जी को करें। मतलब घट गए हम, कहां खड़े हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियां किसको मिलती हैं? हमारे वाले तो वैसे ही फेल हो जाते हैं। पगड़ी टोपी पहने वाले जो बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है तब अगली पीढ़ियां बच रही हैं। यहीं दिल्ली के समीप हम रहते हैं। हमने सपने, यहां गांव बुलंदशहर के बच्चों ने सपने तो देख रखे हैं। मुंबई, दिल्ली और विदेश के खर्चे दिल्ली के हिसाब से कर रहे हैं और पूंजी और कमाई बच नहीं रही। जिस तरह किसान में आप बैठ के हिसाब लगाओ, बिजली सबसे महंगी है उत्तर भारत में, यूपी में, खाद महंगा, क्या फसल के भाव में उछाल आया है? गेहूं में कुछ रेट तेज हुए थे, तुरंत उन्होंने रोक लगा दी, तुरंत प्रतिबंध लगा दिए कि नहीं नहीं, निर्यात नहीं होना चाहिए। कभी देश में जो बड़े पूंजीपति पैदावार करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा है क्या? स्टील पे, सीमेंट पे, जो चीज आप खरीदते हो उस पे कोई सरकार ने उसके व्यापार पे कभी प्रतिबंध लगाए नहीं। वहां तो खुला व्यापार होना चाहिए, खुला व्यापार होना चाहिए। खुला व्यापार नीति है हमारी साहब, बड़े उदारवादी नीति के हैं मोदी जी। वहां तो लिबरल हमें गवर्नमेंट चाहिए, तो दखल ना दे, हमारे व्यापार में दखल ना दे, लेकिन किसान के खेत में दखल दे, किसान को जमीन से बेदखल कर दे, किसान की अगली पीढ़ी को नौकरी से बाहर निकाल दे। यह हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर गर्म खून है, गर्म मिजाज रहा और उसका फायदा देश को मिला। इसलिए हमारे लोग शायद ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं। एक मिजाज होता है, फाइटर का एक स्पिरिट होता है। हमें बताया जाता है हम तो क्षत्रिय हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चा जब आंख नहीं खोलता उसको बताया जाता है तू तो लड़ाकू विमान है, बेवजह उलझना मत।
लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो लड़ना ये सारे नौजवान जानते हैं, उसका लाभ देश को मिला है। लेकिन यही जड़ें काटना चाहते हैं जो किसान आंदोलन जिस क्षेत्र में हुआ, जानबूझकर कि यहां से भर्ती ना हो, बुलंदशहर से भर्ती ना हो पाए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, जिन प्रदेशों से ज्यादा आज भर्ती हो रही है, वहां भर्ती रोकने के लिए योजना लाए और कोई इनकी मंशा नहीं है और बचत भी नहीं हो रही। आपको 15 साल बाद पेंशन देनी होती, अब 4 साल बाद सरकार का खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 4 साल बाद देगी सरकार, तो इसके तो ना सर है ना पैर है। ये तो घोषणा है, इसके पीछे कोई नीति भी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नीति नहीं है, ये तो घोषणा कर दी। अब दिन को रात और रात को साबित करने में जुट गए लोग और कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, चिंता मत करो, घर लौटाओ, तुम्हें आर्मी फेल कर देगी लेकिन हमें तुम्हें नौकरी देंगे, लाल कालीन बिछा देंगे। आज ग्रुप सी की नौकरियों में पूर्व सेना के लिए कोटा है कि नहीं? 10% का कोटा है और आपको मालूम है कि 10% के सापेक्ष कितने पूर्व सैनिक रखे गए हैं? 1.2। ग्रुप डी की नौकरियों में 20% का कोटा पूर्व सैनिकों के लिए है। आपको मालूम है कितने पूर्व सैनिक रखे गए हैं 20% के सापेक्ष? 2.6। 22,000 नौकरियां 32 केंद्रीय मंत्रालयों में हैं जो आरक्षित हैं पूर्व सैनिकों के लिए। आपको मालूम है कितने पूर्व सैनिक रखे गए? 1.6%। कहीं पे भी 2-3% से ज्यादा पार नहीं कर पा रहे, कह रहे नौकरी मिल जाएगी। घातक क्या होगा मैं बताता हूं, जो व्यवहारिक बात है। आज जब ये बच्चे दौड़ के लिए जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, भर्ती होगी, परेड के लिए जाते हैं, जब ये घर वापस मायूस होके आते हैं तो इल्जाम अपने ऊपर लगाते हैं। दोष सेना को नहीं देते, अधिकारी को नहीं देते, कहते हैं मुझ में कुछ कमी रह गई होगी इसलिए मेरी भर्ती नहीं हो पाई, मैं फिर कोशिश करूंगा, यही कहते हो ना। लेकिन एक बार तुम्हारी भर्ती हो गई और तुम्हें बताया गया तुम भर्ती हो गए, अग्निवीर बन गए, और 4 साल में जब तुम्हें फेल किया जाएगा तब अपने आप को तुम दोष नहीं दोगे, तुम दोष दोगे कि फलाने अधिकारी ने और फलाने जाति का अधिकारी था और फलाने क्षेत्र का अधिकारी था, उसने पैसे ले लिए, तरह तरह के आरोप, अंतर विरोध भारतीय सेना में जो नहीं होने चाहिए। भारत सेना का हम सम्मान करते हैं, कोई सवाल उस पर पूछ नहीं सकता, हमारी हैसियत नहीं कि उनके लिए गए फैसलों पे हम सवाल कर लें। लेकिन ये बच्चे जब फेल होके मायूस होके घर लौटेंगे 4 साल बाद, ये घर घर में वो मायूसी और तनाव आपको महसूस होगा। अब तब कोई उपाय नहीं है। 4 साल बाद कोई कंपनी इनके घर में, आपके गांव में इनको नौकरी देने वाले आने वाली नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम गार्ड रखेंगे, आलीशान उन्होंने बड़े बड़े कार्यालय हर जिले में बना रखे हैं, आज भी वहां गार्ड है। उस गार्ड की नौकरी काट के इनको गार्ड बनाओगे तो कौन सी उपलब्धि समाज को दे रहे हो? ये हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। गार्ड बनना हो, गार्ड देना हो तो आज ही दे दो। गार्ड बनने खातिर कोई सेना में नहीं भर्ती होगा, गार्ड बनने खातिर कोई अग्निवीर नहीं बनेगा। मैं तो कहता हूं कि जितने वीआईपी लोग हैं, वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, कितने उनके पीछे चलते हैं, यहां बेफिजूल में इतने पुलिस वालों को लगा दिया ड्यूटी पे। हम यहां कुछ करने वाले नहीं थे, हम तो राय मशवरा कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक हक है, हम विरोध करना चाहेंगे, विरोध करेंगे, तरीके से करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपको खर्चा कहीं बचाना था, कटौती करनी थी, मोदी जी को अकाउंटेंट की कैची कहीं चलानी थी, तो ये जो वीआईपी के आगे और पीछे चलते हैं ब्लैक कैट सिक्योरिटी, मुझे तो जरूरत नहीं है, इन्हें क्यों जरूरत है? वहां खर्चा बचा लो। 20,000 करोड़ रुपए जो नए संसद भवन पे खर्च कर रहे हैं मोदी जी, कोई जरूरत नहीं है, वहां पैसे बचा लो। 4,500 करोड़ के नए 2 जहाज खरीदे अपने लिए। उन्होंने कहा चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में जाएगा, उस हवाई जहाज में कभी नहीं जा पाओगे। 4,500 करोड़ का है वो।
4,500 करोड़ वहां बचा लो। नहीं, लेकिन उनको पेंशन नहीं देनी जी। पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है। सैनिक को पेंशन, फौजी को पेंशन मिल जाएगी तो देश तो गर्क में चला जाएगा। जो देश सैनिक को, फौजी को अगर पेंशन नहीं दे सकता तो वो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मेरी मजबूरी है, मेरा काम भी यही है कि सही और गलत की पहचान करके निर्णय लूं। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद आपने अगर मुझे पगड़ी पहनाई है तो यही पहनाई है, इसलिए पहनाई है कि मैं अपने विवेकपूर्ण फैसले लूं, कहां भला होगा कहां बुरा होगा। मुझे भले राजनीतिक नुकसान हो जाए, लाख बार चुनाव हार जाऊं, लेकिन 4 साल की इस भर्ती को मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूं। इस पंचायत में मेरे 3 प्रस्ताव हैं। इस पंचायत में मैं चाहूंगा, मेरा प्रस्ताव है, 3 प्रस्ताव रखूंगा, आप अगर मर्जी हो तो पारित कर देना। नंबर 1, अग्निवीर अस्वीकार। अग्निवीर अस्वीकार। नंबर 2, 60 लाख नौकरियां हैं जो भर्तियां हैं होनी चाहिए। पद बने पड़े हैं, भर्ती नहीं हो रही। जो अधिकारी हैं वही साठ गांठ करके रोके रहते हैं कि भर्ती मत होने दो, हमारे बीच से कोई प्रमोट हो जाएगा। और जब भर्ती निकलती है उसमें भ्रष्टाचार होता है। अभी यूपी ऐसा है, दरोगा की भर्ती निकली है, जो बच्चे फेल हो गए थे उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। कैसे आ गया योगी जी? अब जब कोर्ट जाएंगे तो सारी भर्ती जो है रुक जाएगी। किसका नुकसान है? ये हमारा, इन नौजवानों का नुकसान है। तो दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है कि सरकार समयबद्ध तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, जो अगर कोई पद सरकार ने ही तो बनाया है, ये सरकार का ही तो हिसाब था कि हमें पद चाहिए, नौकरी चाहिए, इतने लोग चाहिए मंत्रालय को चलाने के लिए, विभाग को चलाने के लिए, सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने के लिए अगर उतने कर्मचारी चाहिए तो समय पे भर्ती हो। क्या राजी हो इस बात के लिए? और तीसरा प्रस्ताव, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा, किसान की बहुत बड़ी भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में है। ये तो सीधा अटैक आप पे पड़ रहा है। जो आपकी अगली पीढ़ी है, आप उनसे पूछोगे वो खेती नहीं करना चाहते, वो सरकारी नौकरी की फिराक में करते हैं। लेकिन किसानी के मुद्दे पे मेरा तीसरा प्रस्ताव हो कि किसान का सम्मान आज नहीं हो रहा। गन्ने का 14 दिन में इन्होंने भुगतान की बात कही थी, क्या पेमेंट हो रहा है? मास्टरों को लगा दिया था कि भूसा इकट्ठा करो। अब मास्टरों को कहा गया है कि अग्निपथ समझाओ। इतने समझाने की क्या जरूरत है? अगर अच्छा है तो समझ में आ जाता। और योगी जी कह रहे हैं कि ये जो पशु घूम रहे हैं, अगर किसान इनको छोड़ेगा तो मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, जेल में डाल दूंगा उस किसान को। तो मेरा तीसरा प्रस्ताव यह है कि किसान का इस देश में सम्मान होना चाहिए, अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए, हमारी गिनती होनी चाहिए। हमारी गिनती नहीं हो रही आज। सहमत हो? राजी हो? ये पंचायत का सिलसिला 16 तारीख तक रहेगा। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, जहां तक आपका सामर्थ्य है, और लड़ने का सामर्थ्य अगर आप में नहीं तो देश में किसी में नहीं है। देश में किसी में नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी आपके गांव में आते थे, कहते थे मैं बिहार तक मुझे पार्टी चलानी है, आप पूरा चंदा दिया करते थे, वो चंदे उस पैसे से पार्टी चलती थी। आप में मादा है, लड़ने की क्षमता है, इसलिए मैं आपके आगे सर झुकाकर कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को लड़ लो। ये मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, ये नौजवानों के लिए लड़ी जा रही है। हमारा कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य है, हमारा धर्म ये कहता है हमें लड़ना, ये सही लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ो और 16 तारीख तक जो पंचायत हो रही है, 16 तारीख को फैसला लेंगे आगे क्या करना है। धन्यवाद। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।